डन पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। किसी ने मुझे बोला कि सर ये पेज है ना, आज के नोट्स में डाल दो। चलो ये कर लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, बेटर रहेगा। ये मैं कर लेता हूं तुम्हारे लिए, बेटर रहेगा, मस्त रहेगा। ठीक है, तो पेज नंबर आपका यहां से लेके पेज नंबर 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39, 40, 41। कॉपी कर दिया। चलिए अब आपकी बुक में आ जाइए। बुक कब आ रहा है? मंडे को डिस्पैच हो रहा है। मंडे को डिस्पैच हो रहा है। लीव क्यों करने हैं पेजेस? क्या जरूरत है लीव करने की? डोंट लीव इट ना। तुमको लीव क्यों करना है पेज? ठीक है, चलिए तो आपका ये मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है, मैं फिर SEZ का भी नहीं लिखवाऊंगा, फिर मैं इसी से करा लूंगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तक। चलिए अब आप इधर देखिए। चलिए अब आप इधर देखिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो है फिर मैं इधर से ही करा लूंगा। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और हेडिंग दे दीजिए। और हेडिंग नहीं दोगे तो भी चलेगा, अगर इसी से देखना है तो सिर्फ क्वेश्चन ही करना है ना। चलिए इनको ये बताना है कॉम्पैक्ट में पेज कितने हैं। इनको इससे दिक्कत है कि पेज कितने हैं, ज्यादा नहीं है, 200 के करीब रहेंगे। चलिए अच्छा लिखवा दूं। चलिए मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, लिखने से थोड़ा ऐसे थोड़ा जल्दी याद होता है, थोड़ा याद रहता है, आराम रहता है लिखने से। चलो मैं बताओ, एक बात बताओ, लिखवाना है या नहीं लिखवाना? आप मुझे बता दो, लिखवाना है या यहां से करा दूं? एक टॉपिक करा रहा हूं मैं, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ 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 लिखवा दूं या यहां पे समझा दूं? चलो मैं आपको लिखवा दूंगा, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा। इधर ध्यान दो, अब आप इधर ध्यान दो, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब मैं बता दूं, इंडिया में बहुत सारे SEZ है। जैसे आपने सुना होगा, एक सूरत में SEZ है, एक तुम्हारा सूरत के बाहर बहुत सारे SEZ है, हर जगह है, हर स्टेट में आप देखोगे तो बहुत सारी जगह जो है वो आपके SEZ आपको देखने को मिलेंगे। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब एक बात समझना, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक एरिया होता है, मतलब ये जैसे एक SEZ है, ये एक एरिया है, ये SEZ है, और लोगों को बोला जाता है, गुजरात में है, बंगाल में है, बहुत सारी जगह है, अदानी के है मेन SEZ, बहुत सारे अदानी ने बनाए करके, अदानी ने बनाए SEZ। SEZ क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक्सपोर्ट करो। मींस इसका जो मेन जो होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज द एक्सपोर्ट करना। क्या आप एक काम करिए, SEZ में आप गुड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करिए, और गुड्स मैन्युफैक्चर करके आप इसको इंडिया के बाहर जो है वो आप एक्सपोर्ट करिए। मींस आप इसको मैन्युफैक्चर करिए और इंडिया के बाहर आप एक्सपोर्ट करिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो SEZ को है ना एक बेनिफिट दे रखा है। SEZ में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी यूनिट है, वो यूनिट SEZ में है, और आप क्या कर रहे हो पता है, दो में से कोई एक काम कर रहे हो, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो,
या फिर आप एसईजेड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो देखिए आप दो में से एक काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे। हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे। कितना डिडक्शन मिलेगा पता है? डिडक्शन मतलब आपकी इनकम जो होगी ना, उस इनकम में से कुछ डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? तो देखिए, आपका अगर फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन है, मतलब पहले 5 साल में हो, पहले 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब आपका 0 से लेके 5 साल तक आपका जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा ना, उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मींस एक्सपोर्ट प्रॉफिट जितना भी आपका आएगा, उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको 100% डिडक्शन लेना है। जितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा 100% हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 10AA। 10AA करके सेक्शन होती है, और ये सेक्शन आपको याद भी रखनी है, 10AA एसईजेड का डिडक्शन। फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन मतलब अगर आप पहले 5 साल में हो तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आप 100% ले लीजिए। उसके बाद में आप अगर नेक्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन में हो, अगले 5 साल, अगले 5 साल का मतलब होता है कि आपका 6ठे साल से लेके और 10वें साल तक आपको क्या करना है, जितना आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा, वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का हम आपको 50% डिडक्शन देंगे। मींस अगले 5 साल में हम आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% डिडक्शन देंगे। एंड गाइस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 इयर्स जो रहेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 इयर्स का मतलब 11वें साल से लेके और 15वें साल तक, 11वें साल से लेके और 15वें साल तक आप एक काम करिए कि जितना आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसका आप 50% ले लीजिए, या फिर आपने जितना एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में, एक रिजर्व बनाना है एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, उसमें जितना आपने पैसा क्रेडिट किया विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन मिलेगा। तो कुल मिला के कुछ लिखिएगा मत, आप सिर्फ जो है वो इधर ध्यान दीजिए करके, ठीक है? कुछ लिखिएगा मत, आप सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। मैं जब लिखवाना होगा तब मैं आपको लिखवा दूंगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एक काम करिए, एसईजेड में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है एसईजेड में, या आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस है, तो हम आपको डिडक्शन देंगे। मींस आपका जो इनकम होगा उसमें से डिडक्शन देंगे। डिडक्शन टोटल 15 इयर्स तक आपको मिलेगा। डिडक्शन टोटल आपको 15 इयर्स तक मिलेगा। मींस 15 इयर्स तक आप बेनिफिट ले सकते हैं, बट डिडक्शन कितना मिलेगा? सबसे पहले अगर 0 to 5 इयर्स में पहले 5 साल में आपके एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, पहले 5 साल में आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स में एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा कि जितना आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है ना, उसका 50%, या फिर आप एक रिजर्व बनाइए, रिजर्व में पैसा डालिए, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना आपने क्रेडिट किया और एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, यहां आप बोल रहे हो एक्सपोर्ट प्रॉफिट, यहां बोल रहे हो एक्सपोर्ट प्रॉफिट, यहां बोल रहे हो एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब होता क्या है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब होता क्या है? तो आप एक काम करो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक काम करिए, पहले आपका जितना पीजीबीपी का इनकम आता है, पीजीबीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, मींस एसईजेड में जो यूनिट लोकेटेड है उसका पीजीबीपी का इनकम कितना है वो ले लीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर से। किससे मल्टीप्लाई करिए? एक्सपोर्ट टर्नओवर से, और डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर से। देखिए, समझने की कोशिश करना, आपको एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक काम करिए, पहले आप लीजिए पीजीबीपी इनकम ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, मतलब एसईजेड में जो आपका यूनिट है उसका बिजनेस का इनकम कितना है वो लीजिए, मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर और डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर से, तो आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है, उसका इस साल का पीजीबीपी का इनकम एसईजेड में है और मेरा पीजीबीपी का इनकम 6 लाख है। अब मेरा इस साल में हुआ क्या, टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर बिजनेस का वो फॉर एन एग्जांपल 30 लाख है।
और बेटा इसमें से आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर एन एग्जांपल इसमें से 12 लाख है। 12 लाख इज एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर 30 लाख है, उसमें से आपने जितना एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर 12 लाख है। तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो मैं एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं लूंगा पीजीबीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। एसईजेड में यूनिट लोकेटेड है, उसका पीजीबीपी का इनकम कितना है? 6 लाख है, ले लीजिए। मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर, दैट इज द 12 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 30 लाख, दैट इज योर टोटल टर्नओवर। तो आपके पास कितना आ गया? तो देखिए 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 30, इट्स कम्स टू द 2,40,000। तो ये 2,40,000 का प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट, इसको बोलूंगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब एक बात समझना, अगर आपका ये फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन है, मींस 1 से लेके 5वें साल में हो आप, तो आप एक काम करिए, इसका पूरा 100% डिडक्शन ले लीजिए। आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा 10AA में, इतने प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं भरना। बट अगर मान लो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन में हो, मींस 6 से लेके 10 ईयर्स तक, तो आप एक काम करिए, इसका 50% ले लीजिए, मींस 1,20,000 आपका डिडक्शन ले लीजिए। और अगर आप लास्ट 5 इयर्स ऑफ ऑपरेशन में हो तो आप एक काम करिए, इसका 50% और आपको एक रिजर्व बनाना है, एक कुछ पैसा रिजर्व में डाला है, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में। तो आपने रिजर्व में कितना पैसा डाला, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन है, वो डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, ये डिडक्शन आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे मिलता है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का पहले 5 साल में 100%, दूसरे 5 साल में 50%, तीसरे 5 साल में 50%, या जितना आप एक एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला उतना, विच एवर इज लोअर। अब एक बात समझना, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप ये टोटल टर्नओवर लेते हो ना, टोटल टर्नओवर, ये जो टोटल टर्नओवर आप लेते हो या एक्सपोर्ट टर्नओवर जो आप लेते हो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपका जो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, मैंने पीजीबीपी में बताया था कि कैश कंपनसेटरी सपोर्ट क्या होता है, कि बहुत बार आप अगर मान लो एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, दैट इज कॉल्ड कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। या फिर आपको जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है कि आपने कोई ड्यूटी भरी थी उसका वापस रिफंड मिल गया। या फिर आप अगर सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस करते हो, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस में इंपोर्ट करने का कोई लाइसेंस था उसको आपने सेल कर दिया। एक बात समझना, ये अगर कोई भी इनकम मिलती है तो एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारा टर्नओवर नहीं है, इसको आप टर्नओवर में नहीं लोगे, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर। ये आपके ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा, ना ही आपके ये टोटल टर्नओवर में आएगा, इसको आप टर्नओवर नहीं बोलोगे। इसको आप टर्नओवर नहीं बोलोगे, मींस कैश कंपनसेटरी सपोर्ट या ड्यूटी ड्रॉबैक या सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, ये तुम्हारा टर्नओवर नहीं है, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ टर्नओवर। इसको कोई आप टर्नओवर नहीं बोलोगे, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टर्नओवर, इसको आपको टर्नओवर नहीं बोलना है, ये तुम्हारा टर्नओवर नहीं है। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो एक्सपोर्ट करते हो तो आप आगे वाले से फ्रेट का पैसा भी लेते हो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पैसा भी लेते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, अब मैंने गुड्स आगे वाले को एक्सपोर्ट किया 2 लाख रुपए का। अब एक बात समझना, इस गुड्स में मैंने उसका फ्रेट भी जोड़ा है, फ्रेट जोड़ा है 10,000 का, मैंने उसका इंश्योरेंस करा के भी जोड़ा है 5,000 का, तो मैंने आगे वाले से 2,15,000 कलेक्ट किया। क्वेश्चन ये आता है टर्नओवर में कितना आएगा, क्या फ्रेट एंड इंश्योरेंस टर्नओवर में आएगा या नहीं आएगा? जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, आप लॉजिकली बताइए, क्या ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस तुम्हारा टर्नओवर है? ये तो आगे वाले से आपने लिया है, कलेक्ट किया है, आपने गुड्स से वो 2 लाख का बेचा, बट फ्रेट एंड इंश्योरेंस क्या ये टर्नओवर में आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे बताइए करके, ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या फ्रेट एंड इंश्योरेंस है वो आपके टर्नओवर में आएगा या नहीं आएगा? राइट आंसर इज नहीं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस टर्नओवर थोड़ी होता है, ये आपके टर्नओवर में नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। फ्रेट इंश्योरेंस आपके टर्नओवर में नहीं आएगा। एक और चीज होती है, दैट इज द टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। अगर आपने कोई टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस आगे वाले से लिया है तो ये टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, ये भी आपके टर्नओवर में नहीं आएगा।
अब आप बोलोगे टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस क्या होता है ना, कि बहुत बार आपको मैं बताऊं, जब इंडिया में सॉफ्टवेयर बनता है करके, ठीक है, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर बनता है वो सॉफ्टवेयर को इंडिया के बाहर जो भेजना पड़ता है वो किसके थ्रू भेजते हैं पता है? बहुत सारे ऐसे इंटरनेट प्रोवाइडर है उनके थ्रू भेजते हैं। जैसे मान लो एक टीसीएस करके कंपनी है और टीसीएस ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब वो सॉफ्टवेयर का जो डेटा है, वो डेटा सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो मान लो 5000 जीबी है। 5000 जीबी का इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, डेटा वाइज बहुत बड़ा है। तो ये टीसीएस क्या करती है, अब इस सॉफ्टवेयर को करना तो एक्सपोर्ट है, फॉरेन भेजना है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फॉरेन भेजना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये टीसीएस वाले गए मान लो जियो वालों के पास में, और जियो वालों को बोला कि ये सॉफ्टवेयर आप इंडिया के बाहर भेज के दीजिए, हमको ये सॉफ्टवेयर यूएस भेजना है। तो वो क्या करेंगे, जियो अपने लीज लाइन की हेल्प से वो सॉफ्टवेयर इंडिया के बाहर भेजेगा, वो डेटा इंडिया के बाहर भेजेगा। इट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। तो ये भी तुम्हारा कोई टर्नओवर नहीं है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज टर्नओवर। ये तुम्हारा टर्नओवर नहीं है, इसको आप टर्नओवर में नहीं गिनोगे। जो तुम्हारा फ्रेट इंश्योरेंस है या टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, जैसे टीसीएस ने अपना सॉफ्टवेयर इंडिया से यूएस भिजवाया जियो के थ्रू, तो जियो को कुछ पेमेंट किया, तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज योर टर्नओवर। ये टर्नओवर नहीं है, भले आप आगे वाले से ये पैसा ले रहे हो, बट तो भी ये टर्नओवर नहीं है। अब एक चीज समझना, ऐसे का ऐसे एक होता है दैट इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया। मींस इंडिया के बाहर अगर कोई आप टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने गए और उसके कोई खर्चे किए आपने, और वो खर्चे आगे वाले से रीएम्बर्समेंट ले लिए, तो वो आपका कोई टर्नओवर नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टीसीएस ने क्या किया कि टीसीएस ने सॉफ्टवेयर भेज दिया। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए 4 इंजीनियर को भेजना है। तो मान लो टीसीएस ने 4 इंजीनियर है वो यहां से यूएसए भेजे। अब यूएसए भेजे है, वो वहां जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, टेक्निकल सर्विस देंगे, और उनका मान लो आने जाने का खर्चा हुआ था 50,000, नहीं 5 लाख रुपया। 50,000 में क्या होता है, 5 लाख। एज वेल एज वहां पे रहने का खर्चा हुआ मान लो 2 लाख रुपया। तो टोटल 7 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया, और ये 7 लाख कस्टमर से ले लिया। जो क्लाइंट था उनका, उससे 7 लाख रुपीज रीएम्बर्स किया, बोला 7 लाख रुपीज दो। तो क्या ये टर्नओवर है? आंसर इज नो, इट इज नॉट ट्रीटेड एज टर्नओवर। तो देखो मैंने क्या बोला, टर्नओवर में क्या क्या नहीं आएगा। तो पहली चीज तो आपका जो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, मींस जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में सब्सिडी देती है, वो आपका टर्नओवर नहीं है। ड्यूटी ड्रॉबैक है, वो टर्नओवर नहीं है। सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, वो टर्नओवर नहीं है। एज वेल एज द अगर आप आगे वाले से फ्रेट और इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हो, वो भी टर्नओवर नहीं है। जैसे मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया था 2 लाख का, आगे वाले से मैंने यहां पे 15,000 फ्रेट इंश्योरेंस और लिया, तो मेरा टर्नओवर में 2 लाख ही आएगा। ये मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा, ये मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, टीसीएस को इंडिया के बाहर सॉफ्टवेयर भेजना था, उसके लिए जियो की हेल्प ली, और जियो को मान लो 2 करोड़ रुपया पेमेंट किया उस सॉफ्टवेयर को बाहर भेजने का, और वो आगे वाले क्लाइंट से 2 करोड़ लिया। तो इट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। ये टर्नओवर नहीं, ये फ्रेट ही तो हुआ अल्टीमेटली। ये सॉफ्टवेयर का फ्रेट हुआ, यू कैन से दैट। सॉफ्टवेयर को इंडिया के बाहर भेजा तो ये सॉफ्टवेयर का फ्रेट हुआ, तो ये टर्नओवर नहीं आएगा। एज वेल एज एक्सपेंडिचर इंकर टू प्रोवाइड द टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर आप जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो इंडिया के बाहर जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने आप गए और उसमें कोई खर्चे हुए, और वो खर्चे क्लाइंट से आपने ले लिए कि अरे खर्चे देना, मेरा होटल का भाड़ा हुआ था देना मुझे, ठीक है, या मेरा जो फ्लाइट का टिकट था देना मुझे, तो वो आपने लिया, तो वो टर्नओवर नहीं है, वो टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक और चीज यहां समझना। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि देखिए, आप लोग एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पीजीबीपी का इनकम लीजिए, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर करिए, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करिए। लेकिन एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ वही वाला टर्नओवर आएगा जितना पैसा इंडिया में आप ला चुके हैं। मतलब जितना पैसा आपको इंडिया में रिसीव हो चुका है अप टू डेट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। आरबीआई डेट देती है कि भैया हर साल आपको इतने टाइम में इंडिया में पैसा लाना पड़ेगा। तो आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ वही वाला टर्नओवर आएगा जितना पैसा इंडिया में आप रीपेट्रिएट कर चुके हैं, मींस इंडिया में पैसा ला चुके हैं। कितने टाइम में? दैट इज टाइम गिवन बाय द आरबीआई।
आरबीआई इसमें टाइम देती है और आरबीआई बोलती है कि भैया इतने टाइम में आपको लाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर एंड होता है उसके 6 महीने, बट वो एक्सटेंड भी हो सकता है, आपको वो टाइम याद नहीं रखना है। वो आपको अगर ऐसा दे कि भाई इतना पैसा नहीं लाया तो वो तुम्हारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ वही वाला टर्नओवर आएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ वही वाला टर्नओवर आएगा जितना आपको पैसा रिसीव्ड हो गया इंडिया में अप टू द डेट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। आरबीआई ने डेट प्रिस्क्राइब कर रखी है कि भाई फॉरेन करेंसी में इतना पैसा इंडिया में आना चाहिए। आप ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा तो लाओ इंडिया में। तो वो आरबीआई बोलती है कि इतने टाइम में पैसा लाना पड़ेगा, वो पैसा इंडिया में लाया वही तुम्हारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा, अदरवाइज वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें आपका टोटल टर्नओवर 30 लाख था, इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर 12 लाख है। बट मान लो इस 12 लाख में से आरबीआई ने बोला उतने टाइम में आप 10 लाख ही इंडिया में लाए हो, आप इंडिया में सिर्फ 10 लाख ही लाए हो, आप इंडिया में 10 लाख ही लाए हो टिल द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। आरबीआई जो है वो आरबीआई ने टाइम बोला हुआ है, तब तक आप 10 लाख ही लाए हो, तो यहां पे बेटा एक्सपोर्ट टर्नओवर में 12 लाख नहीं आएगा, सिर्फ 10 लाख आएगा, सिर्फ 10 लाख आएगा। तो अब आपको डिडक्शन कम मिल जाएगा, सीधी सी बात है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 30 होगा करके, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, लेकिन टोटल टर्नओवर में दोनों आएगा, टोटल टर्नओवर में दोनों आएगा, भले वो इंडिया में पैसा आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल टर्नओवर में तो पूरा 12 लाख इंक्लूडेड है। बट एक्सपोर्ट टर्नओवर में आप सिर्फ 10 लाख ही लोगे जितना पैसा इंडिया में आया करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर आपने आरबीआई की परमिशन ले ली और आरबीआई की परमिशन लेके इंडिया के बाहर अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया, भाई इंडिया के बाहर आपने अकाउंट खोल दिया और इंडिया के बाहर अकाउंट खोल के और उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया, उस अकाउंट पे पैसा आ गया, तो ये मान लिया जाएगा पैसा इंडिया में मिल गया है। मींस आपने किसकी, आरबीआई की परमिशन ले ली और आरबीआई की परमिशन लेके इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया, बाहर इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया, तो ये मान लिया जाएगा कि पैसा आपको इंडिया में रिसीव हो चुका है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए मैंने बोला आरबीआई की परमिशन लेके इंडिया के बाहर आप अकाउंट खोलते हो, उस अकाउंट में पैसा आ गया, तो उस पर्टिकुलर ईयर में ये मान लिया जाएगा कि पैसा इंडिया में आ गया है। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि देखो लास्ट 5 ईयर जो है, लास्ट 5 ईयर ये वाला 11 से 15, इस ईयर में आपको डिडक्शन कितना मिलता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% लीजिए या फिर एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना पैसा आपने डाला, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना पैसा डाला, विच एवर इज लोअर। अब आप बोलोगे ये रिजर्व का करना क्या है, एक बात समझना, ये जो एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में आप पैसा डालते हो ना, आपने मान लो ये रिजर्व बना दिया। अब इस रिजर्व को क्या करना है पता, ये रिजर्व का जितना भी पैसा है, इस पैसे को 3 इयर्स के अंदर अंदर, मींस इस पैसे से आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है और उसको आपको एक्वायर करके पुट टू यूज करना है 3 साल के अंदर अंदर। मींस जो रिजर्व में पैसा आपने डाला है, वो रिजर्व का पैसा करना क्या है सर, रिजर्व का पैसा आप विड्रॉ करेंगे और उससे सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हैं, और वो भी आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिजर्व वाज क्रिएटेड। तो जैसे मान लो रिजर्व आपने इस साल में क्रिएट किया था, प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। तो यहां से अगर आप 3 साल काउंट करेंगे तो आपका 31 मार्च 2026 आ जाता है। तो 31 मार्च 2026 तक आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 2026 तक आपको क्या करना पड़ेगा कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद के और उसको पुट टू यूज करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया या आपने गलत यूज कर दिया, तो पहली चीज तो गलत यूज कर दिया, तो उस केस में जिस ईयर में गलत यूज कर दिया उस ईयर में वापस से वो डिडक्शन विड्रॉ हो जाएगा, जो पहले आपने लिया था डिडक्शन वो वापस पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। और अगर 3 साल कंप्लीट हो गए और आपने नहीं किया, तो 4th ईयर में जाके वापस ये आपकी इनकम बन जाएगी, 4th ईयर में जाके ये वापस आपकी इनकम बन जाएगी। ये बोल रहा है प्लांट की जरूरत ही नहीं हो तो 4th ईयर में आपकी वापस से इनकम बन जाएगी, जितना डिडक्शन आपने लिया था 3 इयर्स पास हो गए तो 4th ईयर में जाके आपकी इनकम बन जाएगी। और ऐसे ही जब यार मैन्युफैक्चरिंग में हो तो प्लांट की जरूरत तो पड़ेगी ना, ठीक है। चलिए दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लिखना चालू करिए।
लिखना चालू करिए, जैसे मैं लिखवाता हूं वैसे। हेडिंग दे दीजिए SEZ और ब्रैकेट में लिख लीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में अपन लिख लेंगे पूरा, ठीक है। चलिए लिखिए जैसा मैं बोलता हूं, लिखिए लिखिए। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू द assessee, दिस डिडक्शन इज अलाउड to the assessee, this deduction is allowed to the assessee who engaged in manufacturing business, who engaged in manufacturing business or computer software, or computer software in SEZ, computer software in SEZ. This deduction is allowed to assessee who engaged in manufacturing business or computer software development, ऐसा लिख लेना, computer software development, computer software development in SEZ, in SEZ, full stop, full stop, computer software development in SEZ, full stop, full stop. दिस डिडक्शन इज अवेलेबल, कंटिन्यू करिए उसी लाइन में, या अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इफ अप्रूवल इज रिसीव्ड अप टू 31st March 2020, अप्रूवल इज रिसीव्ड अप टू 31st March 2020, up to 31st March 2020, and manufacturing started till 31st March 2021, and manufacturing started till 31st March 2021. तो आपने क्या लिखा? दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इफ अप्रूवल इज रिसीव्ड अप टू 31st March 2020 and manufacturing started till 31st March 2021. अब देखो, ये इस साल अगर आपने SEZ में कोई बिजनेस चालू किया तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन उन्हीं को मिलेगा जिनका ऑलरेडी 31st मार्च 2020 तक अप्रूवल मिल चुका है एंड उसके बाद उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग कर दी है टिल 31st मार्च 2020। पहले इसमें डेट दोनों जगह 20 ही था, बट फिर वो कोविड की वजह से बंद था ना, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपको अप्रूवल पहले मिल गया 31st मार्च 2020 तक, आपने मैन्युफैक्चरिंग 31st मार्च 2021 तक चालू किया तो भी चलेगा, आपको ये डिडक्शन मिल सकता है। तीसरा पॉइंट लिखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तीसरा पॉइंट लिखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तीसरा पॉइंट लिखिए अमाउंट ऑफ डिडक्शन। और तीसरे पॉइंट में अमाउंट ऑफ डिडक्शन में जैसे मैं लिखवाता हूं वैसे आप लिखिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपने लिखा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में पहला डैश करके लिखिए, पहला डैश करके लिखिए, बस पहले लिखिए पॉइंट नंबर ए, for first 5 year, for first 5 year और डैश करके लिखिए 100% of export profit, for first 5 year 100% of export profit। उसके बाद बी पॉइंट लिखिए और यहां फर्स्ट 5 ईयर के लिए 0 to 5 लिख लीजिए ब्रैकेट में। उसके बाद लिखिए फॉर नेक्स्ट 5 ईयर डैश करके लिखिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। उसके बाद सी लिखिए, यहां 6 to 10 लिखना ब्रैकेट में, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और यहां लिखिए 11 to 15 में, 11 to 15 में लिखिए, पहला लिखिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और अमाउंट क्रेडिटेड टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व विच एवर इज लोअर। 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट क्रेडिटेड
to SEZ reinvestment reserve, whichever is lower. उसके बाद इसके नीचे ही लिख लीजिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट मींस, इसके नीचे लिखिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू, और लिखिए पीजीबीपी ऑफ SEZ यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब एक बात समझना, जहां एक्सपोर्ट टर्नओवर लिखा ना, उसके पास में ऐसा एक स्टार मार्क करिए और इस स्टार मार्क को यहां नीचे लिखिए डैश करके। इसके बाद आप लिखिए एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस कंसिडरेशन, एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस कंसिडरेशन received in India, export turnover means consideration received in India, export turnover means consideration received in India in foreign currency, within time permitted by RBI, within time permitted by RBI, within time permitted by RBI। उसके नीचे एक नोट लिखिए, इसके नीचे एक नोट लिखिए, लिखिए if any account open outside India, if any account open outside India with the approval of RBI, 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 and if consideration received in that account, and if consideration received in that account, consideration received in that account, then it is assumed that, then it is assumed that it is received in India, then it is assumed that it is received in India, then it is assumed that it is received in India। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 या 4 रहेगा, पॉइंट नंबर 4 लिखिए अमाउंट क्रेडिटेड इन SEZ रिजर्व अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड इन SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड इन SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड इन SEZ reinvestment reserve account should be utilized for acquiring new plant and machinery, should be utilized for acquiring new plant and machinery, and put to use within 3 years, from end of previous year, put to use within 3 years from end of previous year in which reserve was created, end of previous year in which reserve was created, full stop, in which reserve was created, full stop के बाद लिखिए if amount misutilize or unutilize, if amount misutilize or unutilize
if amount misutilize or unutilize, then deduction claim earlier shall be taxable as PGBP. Then deduction claim earlier shall be taxable as PGBP. उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका जो भी रहेगा 5 लिखिए। फ्रेट FREIGST फ्रेट कॉमा टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, फ्रेट कॉमा टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस कॉमा इंश्योरेंस कॉमा expenditure incurred for provide technical service outside India, expenditure incurred for provide technical service outside India, expenditure incurred for provide technical service outside India, comma cash compensatory support, comma cash compensatory support, comma duty drawback, comma profit on sale of import entitlement license, profit on sale of import entitlement license is not treated as turnover, are not treated as turnover. It means this items not included in export turnover as well as total turnover. It means this item are not included in export turnover as well as total turnover. Done. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ऐसे फटाफट क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। रिजर्व कब बनाना शुरू करना है, मतलब जिस ईयर में डिडक्शन चाहिए, जैसे 11वें से 15वें साल में आप रिजर्व बनाओगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप है ना 2 मिनट में आंसर कर दोगे, मुझे यहीं पे खड़े खड़े आंसर कर दोगे। बोलो यार रेस सर ये तो हमको आता था। देखिए एक्स लिमिटेड, अब पॉइंट नंबर 4 का नोट किया था निधि, मुझे नहीं पता सच्ची, क्योंकि मैंने मन से लिखवाया है करके, ठीक है मैंने मन से लिखवाया, मुझे पता नहीं था। आप इसमें से देख के लिख लेना, आपको मैं इस जेरोक्स आज दिया है साथ में, ठीक है। हाँ देखिए टोटल टर्नओवर में भी नहीं एज वेल एज एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं, जो मैंने चीजें बताई अभी वो, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हर रिजर्व सिर्फ लास्ट के 5 साल बनाओगे तो डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उसमें रिजर्व बनाना पड़ेगा ना। पहले के 10 साल नहीं बनाओगे तो चलेगा। पहले के 10 साल एज वेल एज, मैंने लिखा है एज टोटल टर्नओवर एज वेल एज एक्सपोर्ट टर्नओवर में, ये दोनों में नहीं आएगा। मैंने जो लास्ट लाइन लिखी है एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज टोटल टर्नओवर या टोटल टर्नओवर एज वेल एज एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, फटाफट क्वेश्चन करते हैं एक बार में, मजा आ जाएगा। जैसे देखिए वाई लिमिटेड एक कंपनी है, फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इस साल की इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है करके, ठीक है। चलिए क्या दे रखी है, पहला टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी यूनिट है, उसका टोटल टर्नओवर 100 लाख दे रखा है। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट ए, यूनिट ए की बात हो रही है जो SEZ में लोकेटेड है, उसका प्रॉफिट इस साल का 30 लाख है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द यूनिट ए, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका 50 लाख है। यूनिट टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब आपका इंडिया करके, ठीक है।
डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का मतलब होता है इंडिया, मतलब इसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया किसको बोलते हैं पता है, कि जो एसईजेड को छोड़ के जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब जैसे मुंबई में एसईजेड नहीं है तो मुंबई इज ए डोमेस्टिक, जो एसईजेड के बाहर का एरिया दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी आपका कोई यूनिट है, उसका टोटल टर्नओवर है 200, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस यूनिट ऑफ बी उससे 20 लाख है। आपसे पूछा है कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूम एसईजेड यूनिट इन द थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन। आप ये मानिए कि इसका थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन है, डिडक्शन कितना मिलेगा, बड़ा सिंपल है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल दीजिए, उसका 100% डिडक्शन। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालिए, उसका 100% डिडक्शन, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 30 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका 50 है डिवाइड बाय 100, तो मैं बोलूं 15 लाख का आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया, और 15 लाख का एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया तो उसी का 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको बुक में करना है तो बुक में कर दो, यहीं पे भी कर सकते हो, अगर आपको बुक में करना है तो बुक में कर लो, नहीं तो बुक में पेज क्यों बिगाड़े, यहीं पे लिख लेते हैं ना करके, ठीक है, बुक में पेज क्यों बिगाड़े, यहीं पे लिख लेते हैं, तो लिखिए यहीं पे, नहीं ऐसे कैसे सर बुक में लिखेंगे, लो बुक में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बुक में लिखा, चलिए बुक में लिखते हैं। तो आ जाइए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, सिंस एसईजेड यूनिट इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA allowed is 100% of export profit, 100% of export profit। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आप ले लीजिए पीजीबीपी ऑफ यूनिट ए मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो ये आपका 30 लाख है मल्टीप्लाई बाय 50 लाख और डिवाइड बाय 1 करोड़। तो भैया आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट 15 लाख, सॉरी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट 15 लाख आया, यस 15 लाख आया। तो आपको इस साल डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 इज 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपका 15 लाख आ गया, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100% आपका 15 लाख आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है समझना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 5 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, रुद्र लिमिटेड हैज 1 यूनिट इन द एसईजेड एंड अनदर यूनिट इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो इनके पास 2 यूनिट है, कंपनी का नाम है रुद्र लिमिटेड। तो रुद्र लिमिटेड का 1 यूनिट एसईजेड में है और अनदर यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब डीटीए में, मींस आपका एसईजेड को छोड़ के बाहर है। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। और एक बात समझना, यहां कैसे दे रखा है पता है, ये टोटल सेल्स दे रखी है रुद्र लिमिटेड की,
और ये यूनिट्स इन द डीटीए की दे रखी है। एक बात बताओ, यहां रुद्र लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, उसकी टोटल से 6 करोड़ है और यूनिट्स इन द डीटीए 2 करोड़ है। तो एक बात बताओ, इसमें से अगर डीटीए वाला यूनिट को हटा दूंगा तो एसईजेड यूनिट का आ जाएगा बाबू। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये टोटल जो रुद्र लिमिटेड का है उस टोटल में से, टोटल जो रुद्र लिमिटेड का है उसमें से अगर मैं ये टोटल रुद्र लिमिटेड कंपनी का है, इस कंपनी का डीटीए यूनिट का अगर मैं अलग करूंगा तो मुझे कौन सा मिलेगा? एसईजेड यूनिट का मिल जाएगा ना, एसईजेड यूनिट का मिल जाएगा ना। तो अब एक बात बताओ, मैं यहां क्या करूंगा, अगर मैं सेल्स में, आप भी अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, टोटल सेल 6 करोड़ है, डीटीए वाले का 2 करोड़ है, तो एसईजेड वाले का 4 करोड़ हो गया, एसईजेड वाले का आपका 4 करोड़ हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल इसका 460 है और डीटीए का 160 है, तो एक बात बताओ, यहां पे आपका ये 3 करोड़ हो गया। हाँ बाबू, 3 करोड़ हो गया। उसके बाद में 3 करोड़ में पता नहीं, जीरो गम है, ज्यादा पता ही नहीं चल रहा है, 3 करोड़ हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट इसका 80 लाख है, डीटीए का 20 है, तो इसका 40 लाख हो गया, एसईजेड का, एसईजेड का 40 लाख हो गया। हाँ 40 लाख हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा क्या है वो बताइए। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपसे पूछा है डिडक्शन कितना मिलेगा। अब एक बात बताओ, इफ बोथ यूनिट वर सेटअप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑन 22 मई 2014, अगर 22 मई 2014 को स्टार्ट हुआ होता, गलत है, गलत, 40, हाँ 60 होगा। क्या बात कर रहे हो, मैंने जानबूझ के गलत लिखा था जिससे कि समझ में आए कि तुम लोग जो है वो सही सोच रहे हो या नहीं, तो मैंने जानबूझ के गलत लिखा था। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, इफ बोथ द यूनिट वर सेटअप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑन 22 मई 2014। एक बात बताओ, 22 मई 2014 को अगर स्टार्ट हुआ होता तो कौन सा ईयर, 14-15 पहला साल होता, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 ये 9th ईयर होगा। एक बात बताओ, अगर आपने इस डेट को स्टार्ट किया था 22 मई 2014 को, तो ये कौन सा ईयर होगा, 14 वाला पहला था, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये अपना करंट ईयर 9th ईयर होगा, करंट ईयर है वो 9th ईयर होगा। और अगर मान लो 9th ईयर है तो आपको डिडक्शन 50% मिलेगा। और अगर आपने बोथ यूनिट 14 मई 2018 को चालू की थी तो 18, 19, 20, 21, 22, तो ये तुम्हारा जो करंट ईयर है वो 5th ईयर होगा। और 5th ईयर होगा तो आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। 5th ईयर होगा तो आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा करके, ठीक है। चलिए, इसमें तो पूछा तो सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट निकालने को पूछा है कि एलिजिबल डिडक्शन का अमाउंट निकालिए, बट इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भाई, कहां ये डिडक्शन मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से प्रेजेंटेशन के साथ कराता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए साथ साथ में करेंगे, इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज है नहीं कि जिसमें आपको समझ में नहीं आए, तो साथ साथ में करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर जो भी है वो आप लिख लीजिएगा। कंपनी का नाम है रुद्र लिमिटेड और प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, हम इसकी टोटल इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालते हैं, ऑफ टोटल इनकम, तो जब हम इसका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे तो टोटल इनकम करते टाइम सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ डीटीए यूनिट, जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 20 लाख है। और बेटा आपका नेट प्रॉफिट ऑफ एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट का कितना है, 60 लाख है। तो टोटल आपका नेट प्रॉफिट है वो 80 लाख है। इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ये डिडक्शन भी आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में मिलता है। हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम आया, इसमें से आप लेस करोगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, तो 10AA का डिडक्शन आपको यहां पे मिलेगा।
अब ये 10AA का डिडक्शन जो है वो आपको यहां पे मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, सिंस इट इज 9th ईयर ऑफ ऑपरेशन, सो डिडक्शन अलाउड is 50% of export profit. Deduction allowed is 50% of एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको 50% मिलेगा। पहले अपन एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो देखिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट अपन निकाल देते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, पहले लेना है पीजीबीपी ऑफ एसईजेड यूनिट। तो एसईजेड यूनिट का पीजीबीपी मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय आपका टोटल टर्नओवर। तो देखिए पीजीबीपी इनकम ऑफ एसईजेड यूनिट इज 60 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर, देखिए कितना 3 करोड़ आ गया, और टोटल टर्नओवर कितना 4 करोड़ है। आई थिंक टोटल टर्नओवर देखिए ना 4 करोड़ है। 4 करोड़ कैसे आया पता चला ना, एसईजेड यूनिट का टोटल टर्नओवर 4 करोड़ है ना ये, और ये ये एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़। तो देखिए आपका टोटल टर्नओवर 4 करोड़, एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़, तो आपके पास 45 लाख आ गया, और 45 लाख आ गया तो आपको यहां पे डिडक्शन है वो 45 लाख का 50% मिलेगा। 9th ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आपका 22,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और आपके पास नेट टैक्सेबल इनकम बच जाएगी 57,50,000। और एक बात बताओ, इसका पार्ट बी में अगर आप लिखना चाहो, पार्ट बी आप लिखोगे कि अगर ये 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन होता, 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन होता, 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन होता, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डिडक्शन पूरा 45 लाख मिलता। उस केस में आपका डिडक्शन पूरा 45 मिलता। तो इसको आप पार्ट ए कर दीजिए, और फिर आप पार्ट बी में लिखेंगे, बी में पार्ट बी में लिखेंगे कि सिंस इट इज 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन, so deduction allowed is 100% of export profit, that is 45 lakh multiply by 100%, 45 lakh 45 lakh multiply by 100% is 45 lakh। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओगे मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओगे मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओगे मुझे फटाफट। मार्च 2017 में चालू हुआ था, एंड इट्स एक है ना क्वेश्चन नंबर, उसमें थोड़ा गलती है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पे अप्रैल 2017 कर दीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अप्रैल 2017 में चालू हुआ था। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 6th ईयर है ये।
क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 करके बताइए एक बार। 12 में एक चीज आपको ध्यान देनी है, एनटीआई में तो बेटा आपका डोमेस्टिक टेरिफ एरिया वाला यूनिट है, उसका इनकम भी टैक्सेबल तो होगा ही ना, वो भी टैक्सेबल होगा, एसईजेड वाला भी टैक्सेबल होगा, एसईजेड के सामने डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपकी एसएससी की नॉट नेट टैक्सेबल इनकम में तो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया वाले इनकम का भी आएगा, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट चलिए आप एक काम करिए, इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करना है। 12 में मैंने एक चेंज कराया है कि जहां पे अप्रैल 2016 है उसकी जगह अप्रैल 2017 कराया है। चलिए करके बताइए मुझे फटाफट एक बार।
यस पीपल डन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जो मैंने बोला था, क्वेश्चन नंबर आपको जो मैंने बोला था, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए। रमेश furnished the following particular for the previous year 22-23 in respect of an industrial undertaking established in a special economic zone in the March 2017 में establish किया था, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया अप्रैल 2017 से। सो 2017 फर्स्ट ईयर था, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिस इज द सिक्स्थ ईयर। आपका ये सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है। तो सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। आपसे बोला क्या है, टोटल सेल इनकी 85 लाख है, एक्सपोर्ट सेल्स है प्रोसीड रिसीव्ड इन इंडिया 45 लाख है, डोमेस्टिक सेल है वो 40 लाख है, तो 40 और 45 85 हुआ। प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग इज 20 लाख है। आपसे बोला क्या है, एक्सपोर्ट सेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इंक्लूड्स द फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5 लाख है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। इसमें भैया 5 लाख का तो डिलीवरी चार्जेस है आपका, फ्रेट एंड इंश्योरेंस से, तो ये बेसिकली आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर में नहीं आएगा। ये ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा ना टोटल टर्नओवर में आएगा। तो एक बात समझिए, इसको मैं हटा दूंगा करके, ठीक है। तो मेरे को 5 लाख यहां टोटल सेल से भी 5 लाख हटाना है, एज वेल एज एक्सपोर्ट सेल से भी 5 लाख हटाना है, क्योंकि टोटल सेल में भी तो लेते टाइम ये 45 प्लस 40 किया है। तो यहां पे आपका यहां एक्सपोर्ट सेल से भी 5 हटेगा, टोटल सेल से भी आपका 5 है वो हट जाएगा। तो आपको बेटा यहां डिडक्शन कितना मिलेगा, आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपका प्रॉफिट है कितना, 20 लाख है इस साल का, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा, एक्सपोर्ट सेल्स कितना होगा, 40 लाख होगा, 40 लाख डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका 80 लाख, तो आपका 10 लाख। अरे बाबू ये प्रॉफिट में तो आएगा, ये जो आपका फ्रेट वाला है ना ये प्रॉफिट में तो आएगा, प्रॉफिट तो है ही है ना यार ये, बट ये एक्सपोर्ट सेल नहीं है, इसको एक्सपोर्ट सेल या टोटल सेल्स नहीं मानेंगे। तो आपका 10 लाख आ गया, तो 10 लाख आ गया, तो आपका सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आपको 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। 10 लाख आ गया तो आपको सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आपको 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, प्रॉफिट में से भी 5 लाख हटा दिया। नहीं, प्रॉफिट में से नहीं हटाना है, प्रॉफिट तो है ही है ना। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, पीजीबीपी इनकम लेने का एसईजेड यूनिट का, तो ये एसईजेड का पीजीबीपी इनकम तो है ही है, ये सिर्फ आपके एक्सपोर्ट और टोटल टर्नओवर में नहीं आएगा करके, ठीक है। ये टर्नओवर नहीं है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज टर्नओवर। प्रॉफिट में तो आएगा ही ना यार, प्रॉफिट अगर आपने कमाया तो प्रॉफिट में तो आएगा ही। तो चलिए आप एक काम करिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप लिखिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप लिखिए। तो भाई जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखिए। लिखिए नेक्स्ट लाइन, आप सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, लिखिए। इन दिस क्वेश्चन एसएससी इज इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन। इन दिस क्वेश्चन एसएससी इज इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन। एसएससी इज इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन। सो डिडक्शन इज अलाउड, so deduction is allowed, so deduction is allowed at 50% of export profit. So deduction is allowed at 50% of export profit. So deduction is allowed at 50% of export profit. Now next line में लिखिए, export profit is equal to, export profit is equal to PGBP multiplied by export turnover divided by total turnover. PGBP is equal to PGBP multiplied by export turnover divided by total turnover. PGBP में लिखिए 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 lakh divided by 80 lakh is equal to 10 lakh, is equal to 10 lakh. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA is 10 lakh मल्टीप्लाई बाय 50%, 5 लाख। सिर्फ डिडक्शन पूछा था, 5 लाख, 5 लाख। इसके नीचे एक नोट लिखिए,
इसके नीचे एक नोट लिखिए, इसके नीचे एक नोट लिखिए, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस is not included, freight and insurance is not included, freight and insurance is not included, freight and insurance is not included in total turnover as well as export turnover. Freight insurance is not included in total turnover as well as export turnover, as well as एक्सपोर्ट टर्नओवर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, देखिए, मिस्टर राजवीर, अ प्रोप्राइटर हैज टू यूनिट्स नेमली एक्स एंड वाई, एक्स लोकेटेड इन एसईजेड, वाई लोकेटेड इन डीटीए। वाई से मुझे मतलब नहीं, मैं तो एसईजेड यूनिट का देखूंगा। तो एसईजेड यूनिट है, उसकी देखिए टोटल सेल्स दे रखी है आपकी 50 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स दे रखी है 20 लाख, नहीं यूनिट वाई का पहले दे रखा है उसने, तो यूनिट एक्स का निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो यूनिट एक्स का निकालना पड़ेगा, वो वैसे ही माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ये मैं ले लेता हूं यूनिट एक्स का, यूनिट एक्स कहां एसईजेड में है, एसईजेड में है। तो एक बात बताइए, टोटल सेल्स कितना आ जाएगा, 35 लाख। यहां 55 माइनस 28 कितना आएगा, 55 माइनस 28 आपका 27 आ जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक सेल जो है 30 माइनस 12 18, अरे ऐसे कैसे हो गया यार, एक्सपोर्ट सेल डोमेस्टिक सेल तो मैच होनी चाहिए ना, 55 और 30। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, कुछ गड़बड़ है। 12 और 28 कितना होता है, 12 प्लस 28 40। अच्छा यहां पे है ना, ये 50 लाख की जगह 40 आएगा। इसको 40 करिए, 40 करिए, इसको 40 करिए। लोगों ने निकाल ही लिया, 40 करिए। इसके पहले थोड़ा गलत है, वो तो सही करो पहले। चलिए इसको 40 करिए, इसको आप 40 करिए। एक सेकेंड, मेरे को एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा लिया कहां से है करके, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया कहां से, मुझे 1 मिनट दीजिए। क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, और तो कोई गड़बड़ नहीं है ना इसमें। आई एम जस्ट बिट कंफ्यूज अबाउट दैट। मैं एक बार लास्ट बुक देख लेता हूं। हाँ देखिए, लास्ट वाले में भी सही था। 40 करके उसको 40 करिए आप, उसको 40 करिए, उसको 40 करिए, उसको आप 40 करिए। हाँ तो आप उसको 40 करिए। तो आपका एक चीज का चेंज करिए, ये 40 करिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यूनिट ऑफ एक्स जो है वो आपका होगा 45 लाख। अब आ गया तुम्हारे पास में सही, ये जो SEZ वाला है उसका 45। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए, ये बाकी सब चीजें मैं यहां से हटा रहा हूं। आपसे पूछा क्या है,
अब आप एक बात समझना, आपके पास टोटल सेल्स आ गई 45, एक्सपोर्ट सेल है वो 27 है, और डोमेस्टिक सेल है वो आपका 15 है, और आपका नेट प्रॉफिट इसका जो आ गया वो 6 लाख है, राइट? 6 लाख आ गया, हाँ 6 लाख है। टोटल सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 इंक्लूड 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट एक्स। तो यूनिट एक्स का जो टोटल सेल्स है ना, ये टोटल सेल जो 45 लाख का, इसमें जो तुम्हारा है वो 5 लाख जो तुम्हारा है वो इंडिया के बाहर डिलीवरी का है। इंडिया के बाहर जो है वो डिलीवरी करने का मींस फ्रेट का खर्चा है, तो फ्रेट है तो भैया ये तो आपके सेल्स में नहीं आएगा। एज वेल एज एक बात समझना, यहां तो लिखा है टोटल सेल्स में है, बट टोटल सेल्स में नहीं भैया, फिर ये एक्सपोर्ट सेल्स में भी लिखा होगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, डोमेस्टिक सेल और तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये दोनों की टोटल 45 हो रही है, और उसमें ये बोल रहे हैं 5 लाख है वो तुम्हारा फ्रेट का है, तो 5 लाख फ्रेट का एक्सपोर्ट सेल्स में भी तो रहेगा, एक्सपोर्ट सेल्स में भी तो 5 लाख रहेगा। अब आपसे पूछा क्या है, both the unit were set up and started manufacturing from 20th June 2019। तो 20th June 2019 से चालू किया, तो 19 पहला साल था, 19, 20, 21, 22, ये 4th ईयर है। तो 4th ईयर में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन यहीं पे कर लीजिए, आपको चाहिए तो 10AA, और 10AA के लिए पहले आप ले लीजिए दैट इज पीजीबीपी का इनकम मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट सेल डिवाइड बाय टोटल सेल। तो पीजीबीपी का आपका इनकम है वो 6 लाख है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट आपका 27 लाख है, बट इसमें से 5 लाख का मैं मानूंगा आपका वो फ्रेट वाला है, और डिवाइड बाय टोटल सेल 45 लाख, और 45 लाख में भी 5 लाख वाला फ्रेट वाला है। तो देखिए कितना आता है, 27 लाख माइनस 5 लाख, ये तुम्हारा 22 लाख आ गया, और बेटा ये 40 लाख आ गया। तो आपका 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 40, इट्स कम्स टू द 3,30,000। तो डिडक्शन इज 10AA is equal to 330 multiply by 100%। 330 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 330 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक बात बताओ, आज आपका और कोई क्लास है क्या? आज आपका और कोई क्लास है क्या? क्लास नहीं हो तो बोलो ना, मैं आपको थोड़ा रिकॉर्डेड डाल दूं। कोई क्लास ना हो तो बोलो ना। आपका और कोई क्लास है कि नहीं है आज? बहुत सारी है, ठीक है चलो। तो कल थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। कल लेक्चर है, ठीक है? कल लेक्चर है, कल लेक्चर है करके, ठीक है? कल अपना लेक्चर है, और कल मैं थोड़ा रिकॉर्डेड भी दूंगा। तो कल लेक्चर है और रिकॉर्डेड भी दूंगा, दोनों चीजें होगी। तो टुमारो वी हैव लेक्चर, ओके? टुमारो अपना लेक्चर है। ईयर कैसे कैलकुलेट करते हो? जिस ईयर में बिजनेस चालू हुआ वो पहला साल। तो जैसे मान लो ईयर्स कैसे कैलकुलेट करने का, ये 20 जून 2019 को चालू हुआ था। तो एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर आपका 19-20 है, ये पहला साल हुआ। उसके बाद में 20-21 दूसरा साल, 21-22 तीसरा साल, और प्रीवियस ईयर 22-23 है, ये आपका चौथा साल है। तो दिस इज द 4th ईयर ऑफ ऑपरेशन। हाँ बाबू, तो ईयर ऐसे कैलकुलेट करने का। कल का टाइमिंग सेम टाइम, कल का सेम टाइमिंग, कल का सेम टाइमिंग, कल का सेम टाइमिंग, कल का सेम टाइमिंग, ठीक है? तो कल अपन क्या करेंगे, मेरे को लगता है 1 घंटा और लगेगा इस टॉपिक में, उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए चलिए, तो आज अपन क्या करेंगे, SEZ तो इतना तो इजी था यार। SEZ जितना इजी तो कोई टॉपिक ही नहीं था, सच बताऊं। SEZ जितना इजी तो मैंने आज तक कोई टॉपिक नहीं देखा, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, कल क्या करेंगे, तो कल जो है वो पहले तो अपन ये SEZ, ये टॉपिक का कुछ एक पार्ट बाकी है AMT वाला, वो मैं कराऊंगा।
और वो कराने के बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।